प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम पार्लियामेंटेरियंस को 15 अक्टूबर तक वापस आने की हिदायत। पीटीआई अपने अरकान छुपाने में मसरूफ। दूसरी तरफ मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स में तरामीम रोकने के लिए पिटिशंस दायर। गंडापुर ने विफाक पर बारूदी पुलिस, बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकार को गैर कानूनी हिरासत में लेने का इल्जाम लगा दिया। केपी हाउस में तोड़ फोड़ का भी विफाक जिम्मेदार। पुलिस को कंट्रोल करने और तबादलों का इख्तियार लेने के लिए गंडापुर की काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम कर दी। सियासी बाजी कौन जीतेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईपीपीज फ्रंट पर हुकूमत कामयाब, रिलीफ मिलना शुरू। आईपीपीज ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की दस्तावेजात पर इब्तदाई दस्तखत कर दिए। कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत का इम्कान। कौन कौन से आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में शामिल और इनके मालिकान कौन हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 11 अरब रुपए के डैम फंड में 12 अरब का मुनाफा। चीफ जस्टिस मार्कअप देने पर बरहम हो गए। दौरान समाअत अदालती मावन खालिद जावेद खान की जानिब से खबरों का हवाला देने पर अदालत बरहम। सियासी की बजाय कानूनी मावनत की हिदायत। डैम फंड केस में आज क्या हुआ, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स देगा। कंट्री डायरेक्टर एडीबी की सेनेट खजाना कमेटी को ब्रीफिंग। पॉइंट ऑफ सेल की मद में कितनी रकम इकट्ठी हुई, चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तफरीक न करने का मशवरा दे दिया। सेनेट खजाना कमेटी इजलास की अहम डिटेल्स इस हवाले से क्या रही, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन करने के लिए सेनेटर मुस्लिम लीग नून है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कयूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, आप बाहर थे मुल्क से काफ़ी दिनों से, और पीछे जो सियासी महाज है और जो आइनी महाज है, हर तरीके से हमने देखा है कि मामलात जो हैं वो काफ़ी डेवलप होते रहे हैं। अब जब आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो आप इस सारी डेवलपमेंट को, ये जितने भी फ्रंट्स पे होती रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया। मैं बाहर भी तो वैसे अपनी गया था प्राइवेट विजिट पे, लेकिन अल्लाह का करम है कि जहाँ भी मुझे मौका मिला पाकिस्तान के अलम को बुलंद करने के लिए, कश्मीर काज पे बात करने के लिए, पैलेस्टाइन के इशू पे बात करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुस्बत कदम हैं उनकी आगे बात की है। और बैन अवी सतह के ऊपर हमारे जितने बाहर लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 9 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर हैं। तो वहाँ जहाँ भी पाकिस्तानियों से मिला तो मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की कि मुल्क से बाहर हमारी एक जमात होनी चाहिए और उसका नाम पाकिस्तान है। यहाँ हम ग्रुप बंदी ना करें चूँकि पाकिस्तान की काज को इफेक्ट होता है। तो वापस मैं आ गया हूँ। वहाँ एक मौका मुझे ये भी मिला कि बैन अवी जो है यूनिवर्सल पीस फेडरेशन, उन्होंने मुझे एज ए की नोट स्पीकर बुलाया कि बैन अवी अमन के लिए। तो वहाँ मैं जो हमारा पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, जो मेरी ज़ाती राय थी, उसमें मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन जब तक इफेक्टिव नहीं होगी, दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं होगा। तो आफ्टर हैविंग डन दैट, मैं पाकिस्तान के मसाइल से तो इन टच रहा। ऑफ कोर्स आजकल ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया और हर चीज़ पता चलती रहती है। इसमें पहली बात जो आप अपने इंट्रो में भी कही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों उनको बनाया जाए। और इन एडिशन टू दैट जो दुख दे बातें थी वो ये टेररिज्म के अटैक्स थे, जिसमें हमारे फौजी बहादुरी के साथ अपनी जानें अपने मुल्क के सलामती के लिए जो हैं वो निसार कर रहे हैं। प्लस डेवलपमेंट पॉलिटिकल लेवल के ऊपर तो खुशाइंद होती है, क्योंकि जहाँ जिंदा कौमें हैं वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी और लोगों के राइट्स हैं वो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ हम कानून को हाथ में लेते हैं और ये मरने मरवाने पे आ जाते हैं और हकारत और नफरत को जन्म देते हैं और एक दूसरे को अपनी जानी दुश्मन समझते हैं या बना लेते हैं, आई थिंक ये कौमों की बिरादरी में ये अच्छे शगुन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने देखी। बाकी आप मुझे कोई क्वेश्चन करेंगी तो मैं आपको ये अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर और बात कर सकता हूँ।
जी, इसी पे मैं बात करना चाहूँगी। जज साहब, ये बताइए जो आईनी तरमीम है इसकी क्या सूरत हाल आप डेवलप होती हुई देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो ये कह दिया है कि जो ये एससीओ समिट है उसके बाद ये तरमीम लाई जाएंगी। अब इससे पहले भी लाने की कोशिश की गई, उसमें जो नंबर्स गेम की सिचुएशन थी, जो मौलाना का स्टांस था और जिस तरह से नंबर्स को लेकर हुकूमत परेशान थी, तो आपको क्या लगता है अभी मैनेज कर पाएगी हुकूमत अपने गिवन टाइम पे? जी देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है। देखिए, आइडियली तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट हो वो कंसेंसस से हो तो बेस्ट है, बिकॉज जो लोग हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, सारों के अंदर अगर इतनी पॉलिटिकल बलूगत है कि वो अपना इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे बल्कि मुल्क के मफाद में पोस्टेरिटी के लिए बेहतरीन अमेंडमेंट्स लाएंगे। दुनिया के हर आईन में अमेंडमेंट्स आती रहती है, हमारे अंदर भी अभी 25 तो आ चुकी हैं, तो 26 अमेंडमेंट है। तो पहली बात तो है कंसेंसस। अगर वो नहीं मुमकिन कि कई जमातें हटदर्मी पे हैं और वो पॉलिटिक्स को और सियासत को ले आते हैं, फिर ऐसी सूरत में जब आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो उस सूरत के अंदर भी अमेंडमेंट के लिए टाइम हो जहां आप इसके ऊपर डिबेट कर सके टीवी पे, हाउस में वगैरह। लेकिन जहां मुल्क के हालात इस तरह के हो जाएं, जहां दरारें पड़ जाएं, लोग मतलब है इवन आपके अदल के निज़ाम के अंदर आपकी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन की रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएं और आप ये समझें कि ये ऐसे मारूजी हालात हैं जिनमें ये अमेंडमेंट करेंगे। तो अच्छा, आप ये देखें कि इस वक्त तकरीबन 2.4 मिलियन केसेस हैं जो कोर्टों में पड़े हुए हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रऊफ क्लास्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं 60,000 केसेस पेंडिंग है। उसमें बेशक 5% या 10% भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, बाकी सारे दूसरे हों, इवन देन ये टाइम 90% लेते हैं और दूसरों को टाइम नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में जो नॉर्मल लिटिगेंट्स हैं उनको, और इसके ऊपर सारी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ के सबका कंसेंसस था, तो इसके ऊपर जिद करने की जरूरत मेरे ख्याल में एक ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। नंबर 2 ये है कि मैं हैरान होता हूं जब हम कहते हैं कि हर प्रमोशन सीनियरिटी पे होना चाहिए। देखिए, हर आदमी जो है हर रैंक के अंदर असेस होता है। मैंने इससे पहले भी ये बताया है कि अफवाज में जब एक कर्नल को ब्रिगेडियर बनाना होता है तो वो कर्नल के रैंक में असेस किया जाता है कि ब्रिगेडियर बनने के काबिल है या नहीं। इसी तरह एक लेफ्टिनेंट जनरल को उस अपने टेन्योर में देखा जाता है कि इसने इस टेन्योर की कितना हक अदा किया और क्या ये पॉलिटिसाइज तो नहीं हो गया, क्या कोई इनडिस्क्रीट तो नहीं हुआ, अपने ओहदे से नाजायज कोई और खराबी तो नहीं हुई। तो दैट इज द रीजन कि 6, 7, 8 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम आते हैं और एक को आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट करते हैं। यही चीज अदलिया में भी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां मल्टीफेरियस आपके मसाइल हैं, वहां एब्सोल्युटली ऑन मेरिट जिनकी रेपुटेशन भी हो, जिनका एक्सपीरियंस भी हो, जिनके उनके क्रेडिट के अंदर ऐसे फैसले हो करके उनकी मौजूनियत को देख के और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मुल्क के मफाद के लिए, आई थिंक दैट इज द रीजन कि ये जस्टिस कार्निलिस भी आए और भगवान दास आए और आपकी जो हबूदुर रहमान वगैरह, ये सारे मेरिट के ऊपर आए हैं। और ये बेस्ट होगा कि अच्छा बंदा सीनियर भी हो। मसलन मैं आपको बताऊं कि जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने थे, तो जो पैनल आया उसमें जनरल जहांगीर करामत ऑन टॉप थे। वो सीनियर भी थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे थे, वो टॉप क्लास हमारे क्रेडिबल जनरल्स थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर जरूरी हो कि नहीं 3-4 पहले देखे हैं, उनमें से पहले का एक्सपीरियंस जान करनी है, कई लोग राइटिंग में अच्छे हैं, कई लोग फील्ड में अच्छे हैं, कई लोग बहुत से अच्छे रिसर्च के अंदर बड़े बेहतरीन है, तो आपको देख के मौजूदा हालात को तो आगे चलना चाहिए। यही होता है सारी आर्मीज में। तो मेरे ख्याल में दूसरी ये, और तीसरा टेन्योर की बात है, टेन्योर भी जरूर होना चाहिए। देखिए, एक चीफ जस्टिस आते हैं और 18 दिन रहते हैं या 1 महीना, और पूरी जिंदगी पोस्ट रिटायरमेंट में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सारे जो प्रिविलेजेस हैं और पर्क्स हैं वो लेते हैं। एक आते हैं वो 10 साल रहते हैं और वो 10 साल ब्लॉक रखते हैं, पीछे से पता नहीं कितने सुपर किस्म के हमारे जूरिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स आए होंगे और रिटायर होंगे और चीफ जस्टिस नहीं बने होंगे। सो इट इज बेटर, इट शुड बी सेड कि ये एज हो और ये टेन्योर हो, व्हिचएवर इज अर्लियर यू मे से,
कि 3 साल का टेन्योर हो या 68 ईयर या 66 ईयर्स एज हो, इसमें यही आर्मी का है कि लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए आपको इतना एज हो, इतनी हो, जो भी अर्ली आ जाए उसके ऊपर वो रिटायर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीजें लीगल रिफॉर्म्स के हिसाब से ये ओवर ड्यू है और आई थिंक अर्लियर दी बेटर के इनको कर दिया जाए। आई थिंक गवर्नमेंट इज राइट, इसको इमीडिएटली बुला के लोगों को, दूसरों को भी कन्विंस जरूर करें अपोजिशन को और उनको कहें कि वो इस पे एग्री हो। लेकिन आपका जो राइट है आईनी, अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो जरूर करें। और ये फायदा सिर्फ एक नून, काफ या लाम या किसी एक जमात का नहीं है, ये हर जमात का होगा। आज ये हुकूमत में है, कल कोई और होगा हुकूमत। जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बड़ा तफसील के साथ चीज़ें एक्सप्लेन की, स्पेशली ये मिलिट्री और सिविलियन प्रमोशंस हूँ, अपॉइंटमेंट्स हूँ, बड़ा आपने अच्छे तरीके से एक कंपैरिजन ड्रा करके हमें समझाया है सर। इसमें 2-3 सर मेरे सवालात जो इससे आपकी गुफ्तगू से पैदा होते हैं सर। आपने भी कहा कि जब आर्मी कमांडर्स की उनका टाइम आता है अपॉइंटमेंट का आर्मी चीफ के लिए, तो साफ ज़रा असेस किया जाता है कि कौन उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। माजी में सब हमने 2 चीज़ें देखी हैं सर, और प्राइम मिनिस्टर का राइट भी है, प्रेरोगेटिव भी है, कि नवाज शरीफ साहब ने बैक टू बैक 2 आर्मी चीफ लगाए सर। उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को असेस किया जब जनरल जहांगीर करामत साहब ने इस्तीफा दिया कि मुशर्रफ साहब जो हैं ही विल बी द बेस्ट चॉइस, फेयर इनफ। उन्हें कुछ अरसे बाद एहसास हुआ नहीं ये चॉइस मेरा ठीक नहीं था, जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं ही वाज़न्ट प्लेइंग बाय द रूल्स। तो उन्होंने उस वक्त के DGIS जो थे ये जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उन्होंने उनको लगाया सर। उनका ख्याल था कि पहली असेसमेंट ठीक नहीं थी, लिहाजा मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और जनरल भट्ट साहब जो हैं सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इसके इंजीनियरिंग कोर्स से थे, और पहले हमने नहीं सुना था कि मिलिट्री कमांडर जो है कोई इंजीनियरिंग इस तरह के कोर्स से होगा चले, और वहाँ पे बहुत सारे आपको एक पावरफुल जर्नल चाहिए होता है टू लीड एन आर्मी। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये तो पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर के असेसमेंट्स भी गलत हो सकते हैं सर, वो भी गलत चॉइसेस कर सकते हैं सर, तो उन पर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सर। आपका ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और बड़ा पोटेंट है, लेकिन इसको समझने की बात यह है कि एक तरफ आप एक बेहतरीन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो इस तरह हो जिसमें आप मेरिट के ऊपर चुने, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी विजन और एहलियत की बात कर रहे हैं कि अगर तो वो उसको मेरिट पे चुनता है तो वेरी गुड, अगर वो मेरिट पे नहीं चुनता तो इसका मतलब है प्रॉब्लम उन लोगों में है जिनको कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हम इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे फेवर में होगा, ये उसके फेवर में होगा। अगर आप ये सोचते हैं तो प्रॉब्लम हमारी तरफ है। फिर कौन को सोचना चाहिए कि आप कैसे लोगों को इलेक्ट करते हैं और फिर वो इलेक्टेड लोगों में से प्राइम मिनिस्टर बनता है और उस पर आपका ट्रस्ट ही नहीं है कि वो चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक बनाएगा। नंबर 2, मैं आपको बताऊं, जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई भी, ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊं कि एज ए लेफ्टिनेंट जनरल जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी, नो वे किसी लिहाज से भी वो, और उनको इस लिहाज से मेरिट के ऊपर देख के किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ DGMO रहे और वो अपने तौर पे मैं और उन्होंने हमने इकट्ठा एक कोर्स 1 साल का किया, मेजर इकट्ठे थे, वो ठीक है। लेकिन जब आप इन ओहदों पे पहुंचते हैं तो फिर ये आपका और अल्लाह का हिसाब किताब होता है कि क्या आप अपने ओहदे से बाहर कदम उठाते हैं। आप अगर गलती करेंगे तो उसका तो कोई चेक नहीं है। आपने एक चीफ जस्टिस लगा दिया, जस्टिस सज्जाद अली शाह को बेनजीर भुट्टो साहबा के टाइम में लगाए, और वो जब उधर बैठे तो इनके आपस में डिफरेंस हो गए, वो एक अलग बात है। उसमें ये देखना होगा कि कौन गलती के ऊपर था और कैसे था। तो इस सिस्टम को यहाँ देखना जरूरी है। जहां तक प्रमोशन का ताल्लुक है वो हमें मेरिट पे करना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि एक मिसल भी है कि एक ये जो CIA का कोई एजेंट था सोवियत यूनियन के अंदर, वो कहते थे कि जी एक रशियन को पकड़ा उन्होंने, उनका तुम CIA के एजेंट हो, तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई तो कुछ साबित ना हुआ, तो वो पूरी सर्विस करके बंदा रिटायर हुआ, तो फिर वो बाहर चला गया तो उसको कहा, उसने कहा वाकई मैं एजेंट था, तो उसने कहा तुमने किया कुछ भी नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने गलत जगह के ऊपर गलत बंदे लगाता रहा और ये रिवील हो किसी को नहीं हुआ, और इससे जो है एक मुल्क की तबाही इससे ज्यादा बढ़ के नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में हमें मेरिट पे अच्छे लोग लगाने चाहिए, देन लीव इट टू देम कि वो। अच्छा सर, एक बात बताएं, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा इसको एक्सप्लेन किया। हमने ये देखा है जब भी आर्मी चीफ बनने की बारी आती है सर, टाइम आता है 3 साल बाद,
तो उस वक्त लॉबिंग शुरू होती है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि और बहुत सारे लोगों ने भी, जब जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, एक्सटेंशन हुई, तो बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ट्वीट्स भी किए गए और बताया गया जनाब कि मैंने सिफारिश की, उसने कहा मैंने की, मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा, फलां को कहा। तो जब प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन आ जाती है सर कि वो 4 में से किसी एक को लगाए, तो फिर तो लॉबिंग भी होगी। वो जजेस हूँ, वो चीफ जस्टिस बनने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बेंच में लड़ाई फड्डा चल रहा है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ये काजी साहब के बारे में यही बताया जा रहा है। तो जब यहाँ पे 3-4 का पैनल जाता है, वो ठीक है आपकी बात में, इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि असेस करना चाहिए आपको, प्राइम मिनिस्टर हो, कमेटी हो, जो भी हो, कि 4 बंदू बुला के वो असेस करे। लेकिन ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब असेसमेंट का टाइम आता है तो कैंडिडेट्स जो हैं वो लॉबिंग करते हैं सर, वो पॉलिटिशियंस को अप्रोच करते हैं, अपनी वो वफादारियों को बताते हैं, अपनी गारंटीज देते हैं, जमानतें देते हैं। मसलन जनरल मुशर्रफ के बारे में चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे खुद बताया था कि मैंने मियाँ साहब को उनकी सिफारिश की थी कि इनको आर्मी चीफ लगा दिया, और नवाज शरीफ साहब बाद में उनसे नाराज भी रहे कि आपकी सिफारिश पे कराया। तो ये नहीं समझते कि इस तरह की जब आपको सवाबदीदी पावर्स होती हैं, वो चाहे आर्मी चीफ बनाते वक्त आपको मिल जाएं, चाहे आपको यहाँ पे ये चीफ जस्टिस लगाते वक्त मिल जाएं, तो लॉबिंग तो होगी। फिर तो मेरा बंदा, मेरा वाला ये असूल जो है, लॉयल्टी विल बी प्रेफरेबल। जो बात मेरिट की आप बात कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल लोग तो नहीं देखते मेरिट वगैरह। वो तो वहाँ पे ट्रंप ने भी कहा था, जेम्स कॉमी को कह दिया था, FBI के डायरेक्टर को, तुम मेरे लॉयल रहोगे और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करोगे। उसने कहा नो सर, मैं अपनी इसको USA को या अपने कॉन्शियस को मैं उसको लॉयल रहूँगा, अनेस्टी करूँगा। तो उसको हटा दिया था, फायर कर दिया था ट्रंप ने। तो सर यहाँ तो लोग वो चाहते हैं, मतलब लॉयलिस्ट चाहते हैं, और लॉबिंग होती है, सिफारिशें होती हैं, गारंटीज होती है। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, मैं समझना चाहता हूँ इसको कैसे एड्रेस करेंगे सर? ये फौज में भी होती है लॉबिंग, आर्मी चीफ के वक्त सर। रऊफ भाई, इसके दो एस्पेक्ट हैं ना सर। एक तो हम कहते हैं लॉबिंग की गई, विच इज द नेगेटिव सेंस में बात होती है कि लॉबी करके किसी को आगे लेके आ जाए। एक होता है कंसल्टेशन, कि कई दफा जब इन ओहदों के ऊपर, बड़े ओहदों पे चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसने फैसला करना है, तो वो कंसल्ट उसको करना भी चाहिए अपने तौर के ऊपर, और फैसला उसको अपनी बसीरत के मुताबिक करना चाहिए। अगर एक फौजी लॉबिंग कर रहा है तो इट इज एन अनडिजायरेबल एक्ट। और अगर हम आर्मी के अंदर कभी भी, आप कहते हैं ना आर्मी के, ये कहीं ऊपर जब ये पॉलिटिसाइज होता है तो लॉबिंग के चक्कर आते हैं। मुल्क के अंदर अगर मैंने कर्नल से ब्रिगेडियर बनना है या ब्रिगेडियर से जनरल बनना है, तो अगर मेरी लॉबिंग की कोई बात हो जाए, आप कर्नल ब्रिगेडियर को भी छोड़ दें, आप ISSB के अंदर कमीशन लेने के लिए भी अगर कोई लॉबिंग की बात आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर से ऊपर जाने के लिए लॉबिंग की बात कहीं आई जाए तो वो नेगेटिव पॉइंट के तौर पे आता है। आई थिंक ये टॉप मैन जो होता है इंस्टीट्यूशन का, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द आर्मी, ही शुड, आई हैव टॉक्ड मेनी टाइम्स टू मी नवाज शरीफ साहब, एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम हिम, कि उन्होंने कहा कि फलां बंदे ने मुझे चूंकि अप्रोच कराई तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मकसद, लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं कभी आपकी बात को नेगेट नहीं करूंगा। ये हमारे मुआशरे में है कि हम चीफ जस्टिस बनाना है तो लॉबिंग, वो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा। अच्छा, आपसे कभी सर, आप क्योंकि आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं सर, एट टॉप पोजीशन, बेनजीर भुट्टो साहबा के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं फॉर मेरा कपल ऑफ ईयर्स रहे हैं, और बड़ी पोजीशन लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ ये लगा रहे थे, और आप उनकी पार्टी में भी थे, अभी भी हैं, कभी आपसे भी उन्होंने मशवरा किया? तिरमिज़ी साहब भी थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी सेनेटर थे, कि आप लोग रहे हैं, आर्मी का माइंडसेट समझते हैं, कि लोगों को जानते होंगे, कुछ आपके नो होगे, तो आप ज़रा एडवाइस करें कि किसको लगाना चाहिए। कभी आपसे मशवरा भी किया या जनरल तिरमिज़ी साहब से सर, जब सेनेटर से? देखिए, असूली तौर पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कई दफा जब उनकी मर्जी होती है वो बात कर लेते हैं। मैं यहाँ आज आपको एक चीज रिवील करना चाहता हूँ सर, एंड इट इज ए पॉजिटिव थिंग, कि जब मैं MS2 प्राइम मिनिस्टर था बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ, तो अल्लाह उनको बख्शे, और शी आस्क्ड मी कि अभी जनरल वहीद काकड़ साहब की एक्सटेंशन के मसले के ऊपर, तो मैंने अज़रुई ईमान उनको ये बताया कि मैडम एक्सटेंशन जो हैं ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं होती, और जनरल वहीद काकड़ एक बहुत आउटस्टैंडिंग, हमारे अपने तौर के ऊपर बड़े कामयाब, उन्होंने पॉलिटिकल किसी चीज में मुदाखलत की, तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए ये बेटर होगा कि वो टाइम पे रिटायर हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी हैव ऑलरेडी ऑफर्ड 1 year extension to जनरल वहीद, शी हैड ऑलरेडी डन इट, देन शी वाज आस्किंग मी, तो मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, तो मैं चुप रहा। उसके बाद जनरल वहीद काकड़ ने जब अपने दोस्तों यारों से बात की, तो लोगों ने कहा ये 1 year भी खत्म हो जाएगा, जनरल साहब आपका गुड नाम है, आपने दयानतदार जी, एंड ही रिफ्यूज्ड, एंड देयरफॉर वो
तो मेरा मतलब है आपसे कोई कंसल्ट करे ना तो आप दयानतदारी से राय दे सकते हैं, और आपकी जो अनसोलिसिटेड एडवाइस है वो मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं लगता। बट आई कैन अश्योर यू कि जो लोग इन अहदों पे होते हैं वो अपने तौर के ऊपर अपने चेक्स करते हैं, लेकिन बात यही होनी चाहिए कि आप मेरिट पे जाएं, बंदे को लगाएं, आगे वो ब्लंडर करता है तो फिर आप देख लें। अच्छा सर, थोड़ा सा फिर क्या होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बड़े अच्छे इस पे आपकी डिलिब्रेशन है सर, कि अभी हमने देखा है चाइनीज़ के साथ सर, अभी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि फिर वहाँ पे कराची में हमने देखा है कि वो चाइनीज़ एक्सपर्ट आए थे, उन पर फिर अटैक हुआ, फिर वो बेचारे वहाँ पे जहाँ भाग हुए हैं। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जनाब कि मैं उनको ये अश्योर करके आया था चाइनीज़ को कि इस दफ़ा बड़ी फूल प्रूफ आपको सिक्योरिटी मिलेगी और कोई वो नहीं होगा सर, इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा। ये अभी की बात है सर। तो कैसे देखते हैं, क्या हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, सबको पता है, वो BLA को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ का पता है, बंदे भी हैं कराची में, उनके पास खुदकश भी हैं, उनके पास भरोसे से भरी वैनें भी हैं, उनके पास टाइम टेबल भी है, नाम भी हैं, शक्लें भी हैं, सब कुछ है। तो हमारी एजेंसियाँ, हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? इतना बड़ा ब्लोस है कि प्राइम मिनिस्टर श्योर करके आते हैं चाइना को और उसके कुछ अरसे बाद फिर वो उड़ा के रख देते हैं। कोई हाउ डू यू सी दैट सर? ये हमारे, अब हमें तो कोई सीरियस नहीं लेगा, कि हमारी कमिटमेंट ही कोई नहीं सीरियस लेगा कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एश्योरेंस हो और फिर भी कराची में आपको उड़ा दिया जाए बमों से सर। देखिए, ये जो टेररिज्म के खिलाफ एश्योरेंस है ना, ये अमेरिका का सदर भी नहीं दे सकता और कोई मुल्क भी नहीं दे सकता, और खसूसन ऐसा मुल्क पाकिस्तान नहीं। तो आपका ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को नहीं देनी चाहिए थी? वो तो खुद कह रहे थे अपनी कैबिनेट के इजलास में शायद कि मैं जो उनको अश्योर करा के आया था कि आपकी दफा चाइनीज पे हमले नहीं होंगे, कोई बॉडीज, कोई डेड बॉडी नहीं होंगी सर। देखिए, हम जो रऊ भाई, हम रियलिटी को लेना, मसला ये है 2610 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी। आप ये कहते हैं ना कि BLA को सारी इंफॉर्मेशन होती है, TTP को होती है, तो हमारी ये उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ये इंफॉर्मेशन उनकी नहीं है, ये हमारे दुश्मनों की इंफॉर्मेशन है, जो उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, असला देते हैं, पैसा देते हैं, और वो टाइम। लेकिन जनरल साहब, ये तो ये कराची के मतलब है, अभी वो वापस ही आए थे एयरपोर्ट से, मेरा ख्याल है निकले थे, गाड़ियां कॉन्वॉय वगैरह जा रहा था, उस वक्त का अटैक हुआ है। तो ये कराची से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है पैसेंजर की हैं, लोग आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी का पता भी निकली है, फलां जगह जा रही है, ये तो इंटरनल इनसाइड जॉब है सर। बाकी मतलब इंटरनेशनल साथी अपनी जगह पे होंगे। नहीं, देखिए, करने वाले तो इंटरनेशनल लिंकेजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो फिर पता चलेगा। और आपको ये पता है कि CPAC के खिलाफ है, वो कहते हैं रेड लाइन आपने क्रॉस की है, एंड देयरफॉर दे विल बेंड बैकवर्ड्स टू एंश्योर कि किसी न किसी तरीके से हम इनको करें। लेकिन अल्लाह के करम से चाइनीज के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ये लॉसेस तो अच्छा, लास्टली सर जनरल साहब, लास्टली ये आपने PTM का देखा सर, PTM को बैन कर दिया गया, मंजूर पश्तीन साहब और दीगर लोग जो हैं वो अपना कुछ जिरगा बुला रहे थे, हज़ारों लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें PTI भी जा रही थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, उसके बाद ANP भी है, फिर अचकज़ई साहब, की सारी पार्टीज वर इन्वाइटेड, और उनका स्लोगन ये था कि हम शायद कुछ स्टेट पाकिस्तान से कोई अलहदगी का कोई बातें हो रही थी। आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो बड़े खुश थे, पूरा पाकिस्तान बड़ा सड़कों पे नाच रहा था कि तालिबान आ गए वहाँ पे काबुल में, और अब जो 40 साल हमने जंग लड़ी है, बंदे मरवाए हैं, जो नुकसान फ़ायदा हुआ है, आपकी दफ़ा फ्रेंडली हुकूमत आ गया है, और फिर हमारे सारे मसले, ये बॉर्डर, पूरा ट्राइबल एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो TTP ने भी कहा जी 5 दिन के लिए हम सीज़ फायर कर रहे हैं। लगता ही है कि वो PTM और TTP और वो अफगानिस्तान सारा वो तो यूनाइट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सर। और जो हमारी स्ट्रैटेजी पॉलिसी थी 40 साल तक कि वहाँ पे काबुल में अगर ये हमारे भाई आ गए तो फिर इसके बाद तो मसले हल हैं, तो मसले तो बढ़ गए हैं सर। वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस एस्केलेशन नज़र आ रही है वहाँ पे सर। देखो, ये सिचुएशन तो सीरियस है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको पता है ना कि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये पहले मसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी। जब एक मसूद का कत्ल हुआ कराची के अंदर, और उनकी डिमांड थी कि पुलिस का वो ऑफिसर जो है उसको पकड़ा जाए, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। तो इसके बाद 2014 में ये हुआ, तो 2018 में फिर उन्होंने देखा, जब थोड़ी पजीराई मिली है और एंटी स्टेट एलिमेंट्स उनके साथ शामिल होते गए, तो उन्होंने कहा कि इसको पश्तून का नाम ले लेते हैं, तो PTM बन गई। अभी उनका जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा ठीक ठाक है
कि जी फॉर एग्जांपल मिसिंग पर्सन की बात है, मसलन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह के मसलन इंसानी हकूक की बात, मसलन हम पश्तून और बलोच के हकूक की बात करते हैं, ये चीजें तो ठीक है, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊं कि सामने फेस कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है। अभी ये जितनी एक्टिविटी अपने तौर पे कर रही है, ये वो लाइन टॉक कर रहे हैं जो इंडिया कह रहा है। मोदी ने भी खुद कहा था बलोचियों को एड्रेस करके कि ये BLA क्या है, इनके पीछे कौन है। BLA के बंदे जो कहीं बीमार हुआ तो वो भी बम्बई के हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज हुआ, और वो ये दी हिंदू ने लिखा रिवील किया कि इस तरह करके, और फिर बाद में उनका हेडक्वार्टर द हिंदू अखबार की बात कर रहे हैं आप, अब द हिंदू अखबार की बात कर रहे हैं सर आप। जी तो इन मूवमेंट के ऊपर ना हमें नजर देखें। पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रांग मुल्क है अल्लाह के करम से, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें आप जैसे मुहब्बे वतन और सारे लोग हर सूबे में, सारे चारों सूबे, इसको आप किसी तरीके से रियासत को ये ग्रुप्स हटा नहीं सकते, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू सी कि ये अलाइनमेंट हमारे मासूम लोगों को ये भुला के मिसगाइड करके और एक नया नैरेटिव देके, तो आई एम श्योर कि ये कोर्ट में जाएगा तो हुकूमत को प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास क्या सबूत है। वो कह रहे हैं ना कि ये इनकी एक्टिविटीज मुल्क की सालमियत के खिलाफ थी, तो आई थिंक दे विल श्योरली प्रूव दैट, और इनको भी चाहिए कि मेन स्ट्रीम में खुदा के लिए रहे, और इनके तो हमने MLAs ले लिए, हमने तो इनको अलाउ कर दिया कि आप सब कुछ आ जाएं, तो इवन देन फिर आप एक अलग डुगडुगी ना बजाएं। पाकिस्तान एक डिफिकल्ट कंट्री है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी एक्सक्लूसिव डिस्कशन की इतने अहम मौजूआत पे हमारे साथ। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी सुहेल भट्टी साहब, उनसे बात करेंगे कुछ IPPs के हवाले से। IPPs को लेके ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि 5 IPPs हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं। अब उसका जाहिर है एक रिलीफ का एस्पेक्ट है जो अवाम के हिस्से में आएगा, कितना रिलीफ मिलेगा और किस तरह के मुआहदे हैं जो ख़त्म हुए, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सुहेल भट्टी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी वेलकम सलाम। अच्छा सुहेल भट्टी साहब, हम बात करेंगे ये IPPs के मामले में, क्योंकि इसके ऊपर ये काफ़ी डिस्कस हुआ पिछले दिनों जब बिजली के बिल जो थे वो लोगों को अदा करने पड़े थे, और बहुत ज़्यादा इंसेन किस्म के वो बिल्स थे, और जो भी डिस्कशंस होती थी वो IPPs के ही गिर्द घूम रही थी कि ये एक ऐसी बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बिजली के रेट्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब इस फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि कुछ गुड न्यूज़ आनी शुरू हो गई है, तो ये थोड़ा सा बताएगा कि क्या इस हवाले से डिटेल्स हैं, कितनी कंपनीज हैं और क्या हुआ है, कितने का रिलीफ मिल सकता है? देखिए बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ वो सरकारी पावर प्लांट्स हों जो 2015 की पॉलिसी के तहत लगे, या IPPs हों जो 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसी के तहत लगे, डॉलर की कदर में अचानक इजाफे और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसके अंदर बुनियादी शर्त ये थी कि बिजली बनाए या ना बनाए, हमने हुकूमत ने उनको हर सूरत पेमेंट करनी है जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। तो अब सूरत पहले इस नहज पर पहुंच गई थी कि बिल अदा करना आम आदमी के बस में नहीं रहा था, तो जिसके बाद 2020 में एक एफर्ट शुरू हुई थी जिसके ऊपर काफी काम मुकम्मल किया गया था, और कुछ कंपनीज के साथ डॉलर की प्राइस को लॉक किया गया था, लेकिन बड़ा काम अभी भी रहता था जो अब दोबारा शुरू किया गया है। और मोहम्मद अली जो इस वक्त ऐसे जो एडवाइजर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं को दोबारा टास्क मिला है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू की करने में वो कामयाब रहे हैं, जिसमें से 1994 के तहत लगने वाले 4 IPPs और 2002 की पॉलिसी के तहत लगने वाला एक IPP जिसका नाम एटलस है, उनके साथ असूली तौर के ऊपर मामला तय पा गए हैं। मास्टर एग्रीमेंट अब इस साइन नहीं हुआ, लेकिन उनकी कॉन्सेंट आ गई है कि जो मौजूदा उनके साथ टेक और पे की कंडीशन थी, यानी कि वो बिजली बनाए या ना बनाए, हमने हर सूरत उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी है, ये कंडीशन खत्म होने जा रही है। अब जब हमें बिजली की जरूरत होगी इनसे बिजली लेंगे, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट फेज के अंदर एक बड़ा ब्रेक हुआ है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर आइंदा तकरीबन 10 सालों में 300 अरब से जायद की कैपेसिटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगी। इन कंपनी को भी एक एडवांटेज जरूर मिला है कि माजी के अंदर उनकी जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी, जो सर्कुलर डेट की नजर हो चुकी थी, वो इनको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर इनको मार्कअप अदा नहीं किया जाएगा। ये चीज तय होगी जो जिसकी वॉल्यूम 40 अरब रुपए बनता है। तो पहले फेज के अंदर एक बड़ी ब्रेक थ्रू है मोहम्मद अली साहब और उनकी टीम ने की है, और दूसरे फेज के अंदर जो दीगर IPPs हैं जिनकी तादाद तकरीबन 18 के लगभग है, उनके साथ भी होगी, और उसके साथ साथ जो हमारे सरकारी पावर प्लांट्स हैं वो भी इन्हीं शराइत के ऊपर लगे हुए हैं।
वो भी एक बहुत बड़ा बोझ है। तकरीबन 55 से 60% सरकारी पावर प्लांट्स का भी वॉल्यूम है इन्हीं कंडीशंस के ऊपर। तो एंड के ऊपर उनके जाके भी एग्रीमेंट को रिवाइज किया जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जब ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो तकरीबन सालाना 1000 अरब के लगभग जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका वॉल्यूम नीचे लाने का एक टारगेट है, जिसको अचीव करने के लिए इन सब के मुआहदों को नजरसानी की जा रही है, सरकारी पावर प्लांट IPP दोनों को। और मजबूरी तौर के ऊपर बिजली का जो बास्केट रेट है, नेशनल एवरेज रेट होता है, उसको 10 से 12 रुपए का टारगेट है कि उसको हर सूरत नीचे लाया जा सके। और फ्यूचर के अंदर जो बिजली की फरोख्त का तरीकेकार है उसके लिए भी गवर्नमेंट एक नया सेटअप लेके आ रही है। लेकिन इस वक्त तक जो एक सबसे बड़ा मामला था जिसके लिए अवाम सड़कों पर निकले, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, अवाम सराप एहतजाज हुए, मौसम गर्मा में आपको याद होगा बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुई और आम आदमी के लिए बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं रहा था, उसको एक उसका रास्ता रोकने के लिए, ये कैपेसिटी पेमेंट को नकेल डालने के लिए ये पहला जो मरला था अबूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका, आपने बड़ा तफसील से बड़ा क्लियर तरीके से बता दी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉरी आपने जो सारे उस कंसर्न थे सबको एड्रेस किया। 2-3 चीज़ें सर, एक तो ये है कि टोटल मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, कहीं मैं पढ़ा तो फिगर वेरी करता है कि 150 से ज़्यादा शायद IPPs जो हैं लगे हुए हैं। चलो हम 150 का फिगर ना भी लें, 100 के करीब का तो कंफर्म ही है कि IPPs लगे हुए हैं। उसमें से सिर्फ अभी 5 आप बता रहे हैं कि वो अभी राज़ी हुए हैं। चलें एक प्रेसिडेंट सेट हो गए, एक ब्रेक थ्रू हुआ, अगेन फेयर एनफ हुकूमत की सीरियसनेस हमें नज़र आ गई। मोहम्मद अली साहब की भी एफर्ट है, उनकी रिपोर्ट आई थी, वो मेरा ख्याल है बड़ी अहम रिपोर्ट थी। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 10 से 12 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है। ये 2019 में मुझे खुद याद है कौमी असम्बली में डाटा पेश किया गया था इमरान खान साहब के दौर में। उस वक्त ये एनर्जी मिनिस्टर थे उमर अयूब साहब, इन्होंने बताया था जो गैस से बिजली पैदा की जा रही है IPPs वो 14 रुपये यूनिट पड़ी और शायद जो फ्यूल वाली है वो 22 या 23 रुपये। ये कितना काम कर रहे हैं? उस वक्त बिल जो 2000 आ रहा था, जो 16-14 हज़ार आ रहा है, तो ये अभी भी जो आप रेंज बता रहे हैं ये तो 50 और 55 के दरमियान रहेगा पर यूनिट। तो जो कौम यहाँ 14 और 20 के दरमियान देती रही है उसके लिए तो ये 50 और 55 स्टिल उनको इस फिगर से शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े। जब आप और मैं ये बताते हैं 100 अरब बचेगा, 1000 अरब बचेगा, फिर वो देखता है भाई छोड़ इस हिसाब किताब को, हमें सीधा बता कि हमें पर यूनिट क्या पैसा पड़ेगा, हमें इसमें से एक बिल में से कितने पैसे बचने वाले हैं। ये तो 50 रुपये भी कौम अफोर्ड नहीं कर सकेगी। हाँ 30 तक आ जाए, 35 तक आ जाए तो शायद चले एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो मुझे तो इतना बड़ा रिलीफ मिलता नहीं लग रहा, अगरचे हुकूमती उसमें है रिलीफ, मैं ये नहीं कह रहा। आम आदमी को बिल में नहीं लगेगा, उसे नहीं फील होगा कि 50 से अगर मेरे ख्याल अभी उसका 60 रुपये है, 60 से चलें 55 नहीं 50 हो जाएगा। आपका कमर्शियल 80 रुपये पर यूनिट है, चलें 70 पे आ जाएगा। तो इतना बड़ा गैप तो फिर भी मेरा ख्याल आम आदमी को महसूस नहीं होगा। अगरचे रिलीफ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आम आदमी के जहन से सोच रहा हूँ सर। सॉरी फॉर बिल्कुल नहीं सर कासब, आपने आम आदमी के पॉइंट ऑफ से बिल्कुल आपने राइट ही पॉइंट आउट किया। और आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 चीजें बड़ी अहम है कि जो बिजली का एक रेट है उसके अंदर 2 सबसे बड़े खराबियां थी जिसकी खमियाजा आम आदमी भुगत रहे। पहला तो ये था जो IPPs के साथ मुआहदे थे और उन मुआहदों के अंदर कैपेसिटी पेमेंट का मसला था, जो सालाना 2200 अरब तक उसका वॉल्यूम पहुंच चुका है। करंट फिस्कल ईयर, करंट माली साल की बात करें तो उसमें टोटल 3800 अरब रुपए की बिजली पैदा होनी है, जिसमें 2200 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट था। उस 2200 अरब के वॉल्यूम को कंट्रोल करना, नीचे लाना है, पहला टारगेट ये था। अब जो दूसरा टारगेट है वो जो काम नहीं हो पा रहा वो है उसकी फ्यूल कॉस्ट, जो बिजली की पैदावार के ऊपर वो RLNG हो, नेचुरल गैस हो या फर्नेस ऑयल हो या कोई भी फ्यूल इंपोर्टेड कोल है, वो डॉलर की कदर बढ़ने के नतीजे में वो अब किसी के कंट्रोल में रहा कि वो उसको मैनेज कर सके, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल था और आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। अब तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जब बिजली बनती है नेशनल लेवल के ऊपर तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है, जो सिर्फ पैदावार की हम बात करें, वो उसकी पैदावारी लागत बनती है कुछ 26 से 30 रुपए। अब जब वो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन शोबे में जाती है वहां पे बदतरीन हमारा सिस्टम है, इनएफिशिएंसीज हैं, टेक्निकल लॉसेस हैं, बिजली चोरी है, वो कॉस्ट करके एवरेज 15 से 20 रुपए नेशनल लेवल का टैरिफ बढ़ जाता है। एक फ्रंट को तो कामयाबी से इन्होंने हैंडल करने की कोशिश की जो कि बहुत जरूरी था। दूसरा है डॉलर की कदर कंट्रोल नहीं हो सकती, नीचे नहीं आ सकती हमारे सामने, आगे तो जरूर जा सकती है। तीसरा जो है इनके सामने एंड है वो है बिजली चोरी, टेक्निकल लॉसेस, पुराने ट्रांसफार्मर, इनएफिशिएंसीज,
और उसके अंदर बड़े घपले, उसको कंट्रोल अगर ये किसी हद तक करने में कामयाब होते हैं तो अवाम मतलब है आप सुहेल हो जाएगा। जो इफ्स एंड बट्स बता रहे हैं दे आर वेरी अलार्मिंग। हम तो जब से रिपोर्टिंग में आया, मैं डान मुल्तान में था 96 में, उस वक्त लाइन लॉसेज की मुझे याद है स्टोरी, मैंने वहाँ से पूरे ये साउथ की थी 20 से 30%, उस वक्त भी लाइन लॉसेज थे। 96 की बता रहा हूँ। जो लोगों को लाइन लॉसेज समझाना चाहें तो बिजली वहाँ से जब आप खरीद लेते हैं सिस्टम में ज़ाया हो रही है, चोरी हो रही है, या आपका ऑब्सोलीट सिस्टम है, जो भी पैसे आपने देने जहाँ से खरीदी है, उसके लिए तो इन्होंने कभी बात ही नहीं की कि हमने ट्रांसमिशन लाइन ठीक करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। चाइना के साथ एक दो दफ़ा बातचीत होगी, वहीं पे वो खूह खाते चली गई, तो वो तो इनके प्लान में नहीं है। वो तो 15 से 20% जो बचा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो तो होती रहेगी, चोरी भी होती रहेगी, लाइन लॉसेज भी होते रहेंगे, आपका पूरा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम भी इसी तरीके का रहेगा, उसमें बिजली ज़ाया होती रहेगी, लोग बिल नहीं देते। KPK में बहुत सारे एरियाज है, बलूचिस्तान वगैरह, अगेन कुछ मेरा AJK की बात भी होती है, लोग बिल नहीं देते, सारा पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद ये एरियाज के लोग आपको बिल देते रहे। तो ये तो सिंपली आपने 5-10 रुपये ठीक है कर लेंगे, लेकिन कुएं में तो वही चीज़ पड़ी हुई है सर, जो आप मसले इश्यूज बता रहे हैं, वो ना डॉलर नीचे आना है, तो ना फिर लाइन लॉसेस कम होने हैं, ना चोरी बंद होनी है, ना लोगों ने बिल अपने टाइम पे अदा करने हैं। तो ये मेरा ख्याल है, जो मुझे समझ आ रही है कि 5-10 रुपये दिखा के आपको एक लॉलीपॉप दे के कुछ अरसे के लिए चुप करा लेंगे। सही, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया। ये एक अलमिया है और ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे, उसकी मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। रिसेंटली पावर डिवीजन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो बिजली के तकसीमकार कंपनी में गड़बड़ है, जो सबसे बड़ा डेंट डाल रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए FIA के अफसरान को उसके अंदर अपॉइंट किया गया। और अब रिसेंटली एक कंपनी के अंदर इंटेलिजेंस अफसरान को भी इस वक्त तैनात किया गया। एक पायलट प्रोजेक्ट जारी है जो ताकि इंप्रूवमेंट कर सके। पहले फेज के अंदर जो FIA के अफसरान अपॉइंट हुए थे मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अंदर, उन डिस्कोस के CEOs ने लिखा और सेक्रेटरी पावर ने DG FIA को लिखा कि जिस तबाहकारियों को रोकने के लिए आपके अफसरान की हमने खिदमात ली थी, वो खुद उसी खराबी का हिस्सा बन गए हैं, वो खुद मुबैना करप्शन का हिस्सा बन गए हैं, उन्होंने सिस्टम को और खराब कर दिया है। वाह, ये वो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का, यार कैसे हैंडल करना है। एक बात बताएं, इदारे किसी इन्वॉल्व करते हैं, बड़ी मजे की पड़ जाते हैं, बड़ी अच्छी खबर चीजें हैंडल नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली। DG FIA साहब जो है ना सर, निसाक जहांगीर साहब बड़े अच्छे बंदे हैं सर, वो अक्सर हमारा शो देखते रहते हैं, कभी कभार उनका मैसेज भी आ जाता है। आई होप के वो ये आपकी बातें सुन रहे हैं और वो अपने इदारे से या अपने वापडा वालों से या जो भी हैं उनसे डिटेल मंगवाएं कि मेरे कौन कौन से FIA के ये अफसरान जो थे हमने भेजे थे और वो इसी का शिकार हो गए, जो बुराई ख़त्म करने गए थे। मतलब है वो कोयले की कान में जाएं, नमक की कान में जाएं तो वैसे होकर निकलें। दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग अस कि FIA को भेजा गया। तो इसाक जहांगीर साहब अगर हमारा शो देख रहे हैं, अक्सर वो देखते हैं, कभी कभी उनका मैसेज आ जाता है अप्रिसिएशन का, तो आई होप कि इस टेकन नोटिस। एक सर बात बताएं मुझे कि ये जो कहते हैं ना, वो एक बड़ा खूबसूरत मीर साहब का शेर है, आई होप कि मैं ठीक पढ़ूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है शेर व शेरी का, जरा हाथ मेरा कमज़ोर है। मीर क्या सादे वो है ना, मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब आगे मेरा ख्याल है ये उसी अतार के लौंडे या उसी अतार से वो लेते हैं, दवाई लेते हैं या जो भी लेते हैं। सर मुझे ये समझाएं, ये सारी बीमारी की जड़ें जो हैं ये तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब दौर में हुई थी, ये IPPs लगे उन्हीं के दौर में थे। ये सारी शरायत जिनको रोना रो रहे हैं, कंट्रैक्ट हैं, डॉलर्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट हैं, बनाओ ना बनाओ हम देंगे, और बहुत सारे को इनके फ्रंट मैन भी वो कहे जाते हैं, इनकी फैमिलीज के भी हैं। तो ये कैसे होगा? खुद इन्होंने मुआहदे किए, खुद इन्होंने सारी डीलें मारी, खुद कैपेसिटी चार्जेस खुद खा लिए, अब खुद वो हमारे सेवियर और मसीहा बन के भी आ गए कि हम आपको रिलीफ कर रहे हैं, हम आपको बाशो जान छुड़ा रहे हैं। मोस्टली तो मतलब 48 तो ये खुद लोग हैं, इनके अपने IPPs हैं, ये दवाई हमें ये दे रहे हैं सर। ठीक है, ये जो मसला है इसके ऊपर बात करने से पहले जरूर कहूंगा, ये शेर को आपने अदा तो कर दिया, बस ऐसा ही है। इशार आप नहीं बोलते, रिफत अब्बास साहब के इशार भी आप तवील शेर खूब याद रखते हैं, तो ऐसे जो सूरत हाल के मुनासिब शेर होते हैं वो भी आपको डेफिनेटली याद जरूर रखने चाहिए। और लाइटर नोट कह रहा था सर। तो दूसरा सर, ये जो मामला आपने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, ये बिल्कुल आपने, चलो मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो रहा है, हम आपसे दोबारा इस पर बात करेंगे, हम कल आपसे अगले हफ्ते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जिन्होंने हमें इस हालत में लेकर है, उन्होंने घुटने पे झुका दिया है, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों के मुआहदे हैं, वो हमारे मसीहा बन के दवाई हम उनसे ले रहे हैं ठीक होने के लिए। साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो सुहेल भट्टी साहब भी बता रहे थे और जिस तरह आपने भी ये कहा कि ये पूरा मामला जो है वो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है आवाम को कि रिलीफ दिया जा रहा है, ये वाकई रिलीफ मिल रहा है या ये बस वही है जो आपने शेयर सुना है? मतलब वही है, एक तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग कहेंगे आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी लगती है, सिनिकल अप्रोच है, कुछ भी ठीक नहीं। और हम मतलब है वो कहते हैं ना, डैम यू डोंट डू वाला हिसाब है हमारा। साफ ही हम ऐसे ही होते हैं, सिनिकल होते हैं, बल्कि मैं तो हंसते हुए कहता हूँ बात स्टेज पे खपते भी हो जाते हैं हम। लेकिन बात वही है कि अप्रिसिएशन अपनी जगह पे। ये मसाइल पैदा किसने किए थे? आप नहीं किए थे ना। ये पहले पीपल्स पार्टी इन्होंने डॉलरों में इन्होंने देने शुरू किए, इन्होंने आपकी 94 वाली पॉलिसी उस वक्त की। फिर नवाज शरीफ साहब है, ये पहले तनकीद करते थे, जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब, इन्होंने कमीशन खाया, इन्होंने IPPs में इनकी तकरीरें, इलेक्शन लड़ते थे। आते ही जब 2013 में फिर ये खुद शुरू हो गए, फिर इनकी फैमिली ने लगाने शुरू कर दिए और महंगे कंट्रैक्ट किए। अगर आपने सबक सीखा था जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा से, तो आपने कैसे डॉलरों में और कैपेसिटी पेमेंट में इतने धड़ाधड़ आपने लगा दें, सबसे तेल और गैस पे पैदा करनी शुरू कर। हाइड्रोल का किसी को पता नहीं है, जो सस्ते बिजली के ऑप्शन थे उस तरफ तो आप गए नहीं है। और इसमें आपके जो इतराज है सबसे बड़ा कि सारा पैसा कैपेसिटी का ये चार्जेस, ये डॉलर, ये आप लोगों की जेबों में गए हैं। ये फ्रंट मैन थे, आपने आगे से कंपनियां बना ली। इसी पॉइंट पे प्रोग्राम आज हम एहसान कर रहे हैं, 5-5 रुपए के हमारे वो डाल रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।